Today we will start 17th chapter. From previous section of the chapter we studied about the structure of the IMF and what are the structure adjustment programs. In this chapter we will study about the IMF and the structure adjustment programs in Pakistan since 1947. Structure adjustment program बाकी कंट्रीज की तरह 1970 से पहले इतना मतलब लोन देते थे IMF के वर्ल्ड बैंक, लेकिन उनका इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस पॉलिसी फॉर्मेशन में नहीं था. बट आफ्टर 1980s एंड फॉर पाकिस्तान सिंस 1988 IMF और वर्ल्ड बैंक के जो लोन स्पेशली IMF के उनके साथ पॉलिसीज और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स और ये कि आपने अपनी इकोनॉमी में कौन से वेरिएबल्स किस तरफ को लेके चलने हैं, आपने किस चीज़ के लिए कितने एक्सपेंडिचर करने हैं, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए, आपका फिजिकल पॉलिसी में ग्रोथ रेट टारगेट क्या होना चाहिए, ये सब के सब उस लोन के साथ गिवन होते हैं और आपके उसके अकॉर्डिंगली आपने रिफॉर्म्स करनी होती हैं. तो सिंस 1988 इकोनॉमिक पॉलिसीज पाकिस्तान की जो सी मैनेजमेंट एंड द परफॉर्मेंस हैव बीन हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंट्रीज adherence to the IMF World Bank sponsors structural adjustment program and to the neoliberalism. It is also fair to say that during this period, Pakistan various government have had no independent or the original economic program of their own. Almost without exception, the policy measures undertaken by the various government in the power since the implementation of the 1988 program follow very closely the details in the policy framework papers, which outline steps that the government is to undertake after signing the structural adjustment program or more recently in 2008 in the standby arrangements documents. And the program and agreements and arrangements are so minutely detailed that the government has little need to innovate and merely follow the steps. उसमें हर चीज़ की डिटेल और हर एक्सपेंडिचर की डिटेल इतनी बारीकबीनी से तय करके बताते हैं कि गवर्नमेंट को अपना कोई प्रोग्राम वो बनाते नहीं, जो उसमें स्टेप्स होते हैं फॉलो करते हैं और लोन लेके ज़्यादातर पाकिस्तान या पुअर कंट्रीज में कंजम्पशन पर्पसेस के लिए यूज़ हो जाते हैं और आपको डेवलपमेंट नज़र नहीं आती. सिंस 1947 पाकिस्तान इज गोइंग टू IMF, लेकिन बिफोर 1977 पाकिस्तान के कोई भी लोन या डेट इतना ज़्यादा नहीं था. उसके बाद ज़्यादा जनजिया के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुए लेने और उससे लेके अब तक की जो हिस्ट्री है कि अब वो अनमैनेजेबल तक हमारा डेट जो उनसे पहुंच चुका है. और इस सारे टाइम पीरियड में हमने डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम थे 1988 से शुरू करके उनको अकॉर्डिंगली फॉलो किया, लेकिन ज़ाहिर है कि आगे एंड पे उसकी जो रिपोर्ट है वो खुद वर्ल्ड बैंक या IMF ने देनी होती है. तो सम मतलब वो सक्सेसफुल था या वो फेलियर था, दे गिव अस रिपोर्ट. और इनमें से ज़्यादातर प्रोग्राम इसी तरह के हैं जो कि दरमियान में ही ख़त्म कर दिए जाते हैं, क्योंकि अब उनमें से बहुत सी शराइत ये कहा जाता है कि पूरी नहीं की गई जो कि उनकी रिक्वायरमेंट थी. So it is a 17th chapter from the book. So the structural adjustment program in Pakistan, we will see here important points of this structural adjustment program with reference to the Pakistan. First of all, there was a marked difference in the constitution and the application of the program before and after 1988. Before 1988, they were not so much strict और उनके साथ इतनी ज़्यादा शराइत या कंडीशंस नहीं होती थी अगर आप लोन लेते भी थे इन कंट्री से. Since 1988, Pakistan economic policies, management and performance have almost totally been determined by the country's adherence to the IMF World Bank sponsored structural adjustment program. And these structural adjustment programs are so minutely detailed that the government has little room to be innovative, and it merely follows the steps outlined in the document. No independent or original economic program. Government अपने हालात मुल्क की कंडीशंस को देखते हुए कोई भी अपना प्रोग्राम इकनॉमिक नहीं बनाती, बल्कि जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के साथ आपने लोन लिया है उसके साथ जो भी प्रोग्राम होता है उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है. फर्स्ट लोन पाकिस्तान का ये नहीं, वैसे बात है पहला लोन जो पाकिस्तान ने अप्लाई किया और IMF से लिया वो था 1958 में, बट दिस वाज कैंसल्ड prior to the expiration date and the entire amount loan was went unused and it was wasted.
Ayub government, they applied for the 2 more standby agreements, both with the duration of the 1 year each. And then Zulfikar Ali Bhutto government, 4 more standby loans they applied. Prior to the mid-70s, stabilization and the structural adjustment programs did not play a major role in the management of the economies of the third world. 1970 से पहले ये डेट दिए जाते थे, लोन लेते थे different countries, but उनके साथ इतनी ज़्यादा कंडीशनैलिटीज़ नहीं होती थी, वो सिर्फ लोन ही था और उसके टाइम पीरियड भी शॉर्ट होता था, जिस टाइम पीरियड में आपने उसको वापस करना होता था। और IMF के बनने का पर्पस भी यही था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जिनके बैलेंस ऑफ पेमेंट में इशू आ रहा है, फॉर द टाइम बीइंग उनकी हेल्प की जाए, ना कि ये कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो सी हैं उनको मैनेज किया जाए। 1980s Pakistan entered into a long-term extended fund facility for a period of 3 years under General Zia era, and amount of this loan was 3 times the amount lent post 1947. 1947 से लेकर 1980 तक पाकिस्तान ने जितने भी लोन लिए थे, उन सब की निस्बत ये जो लोन है इसकी अमाउंट 3 गुना जो सी है वो ज्यादा थी। Another long-term agreement was signed by the interim government after the death of the Zia. Interim government जो elective या selective government, elective जो governments होती हैं उनके time period के दरमियान for the time being जो government होती है, IMF ने उनसे ही मतलब डील तो रब्ता करके जो इंटरम गवर्नमेंट थी उस टाइम पीरियड में एक डॉक्यूमेंट बना के, एक लोन बना के और जो भी उसके साथ पॉलिसी कंडीशंस थी वो लिख के उनको साइन करवा लिया। When Benazir government overtook the office, the very next day it ratified the already agreed program. So जो प्रोग्राम ये था उसको फिर कमिंग गवर्नमेंट के लिए ये कंपल्शन थी कि they have to follow the program. Sharif government was also bound by the conventions of the एग्रीमेंट। उसके बाद जो अगली गवर्नमेंट नवाज शरीफ की आई उनके लिए ये मतलब कंपल्शन थी कि दे हैव टू फॉलो दैट प्रोग्राम। Then another agreement was signed in 1993 and it was again signed by the interim government of the Moin Qureshi, a former World Bank staff member. Moin Qureshi चूंकि पहले वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके थे और उसके बाद भी he was not living in the Pakistan and he made the program accordingly as he was dictated by the World Bank or by the IMF. He agreed a policy framework paper and laid the basis for more comprehensive long-term agreement made in 1994. And government of Pakistan initiating the program based on its own needs or was imposed by the IMF. मतलब ये क्वेश्चन ये है कि क्या मतलब जो प्रोग्राम है उसकी सारी शराइत इस तरह से थी कि ये नहीं पता चलता था कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लोन के लिए क्या कि अपने लिए वो प्रोग्राम जो सा वो उसको एक्सेप्ट किया है या IMF और वर्ल्ड बैंक ने वो प्रोग्राम पाकिस्तान पे इम्पोज किए। Then Benazir Bhutto came into power for the second time and she was handed over a pre-prepared detailed program to endorse. वो program भी जो interim government के दौरान तैयार हो चुका था और she has just to implement that program. Signed the extended 3-year facility. Moin government was responsible for framing the program and getting it approved by the IMF. Benazir Bhutto government just stamped it. Though this government was reluctant to accept it, but they don't have any other choice. The only time a democratically elected government itself took the lawn, it was the Nawaz Sharif second government 1997 to 1999. कि पहली दफा एक जमहूरी हुकूमत जो खुद पर्सनली इलेक्टेड हो उन्होंने जो लोन लिया खुद अप्लाई करके वो 1997 से 1999 में नवाज शरीफ का टाइम पीरियड में था। And a total of 4 agreements were made between this government and the IMF, and all 4 agreements were suspended because, according to IMF, Pakistan was not fulfilling the conditions. Now question ये कि इतनी गवर्नमेंट्स जो टाइम पीरियड में जो भी वो लॉ साइन किए गए क्या कोई गवर्नमेंट ऐसी भी थी कि which has completed the program? It was the Nawaz Sharif second government which completed its program and fulfilled the agreement commitment to the IMF and the World Bank. Then there was a Musharraf time period and the Poverty Reduction and Growth Fund was also signed by this government and previous government had incomplete implementation but core policy measures मतलब जितनी previous government थी उनका usually IMF या World Bank analysis ये था कि they are not successful in these program but कुछ indicators may be successful नहीं थे लेकिन जो basic core policy indicators थे
वो अप्लाई किए गए थे जो भी वर्ल्ड बैंक के IMF ने कहे थे, और वो थे क्या, डिवैल्यूएशन, मतलब आप करेंसी को डिवैल्यू करें, प्राइस, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट एंड ट्रेड लिबरलाइजेशन के इनको आप फ्री फ्लोट करने दें, इंटरेस्ट रेट को मार्केट फोर्सेस पे चलने दें, ट्रेड्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम की जाए, करेंसी को डिवैल्यू किया जाए, इसके अलावा प्राइसेस को या इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखा जाए। पब्लिक एंटरप्राइज रिफॉर्म्स थी कि वो ऐसे जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं जो कि प्रॉफिटेबल नहीं हैं उन सबको या तो बंद कर दिया जाए या प्राइवेटाइज कर दिया जाए, और सब्सिडी जो सी है वो वापस ले ली जाए। इन सब इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए पाकिस्तान में पोलिटिकली ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें कंसेंसस नहीं है कि पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो सा उन पे चलना चाहिए या नहीं, या पोलिटिकली एक स्टंट भी है। और ये कि how much autonomy has the government of Pakistan had since most of these agreements were signed by the interim governments, not by the real or elected governments. Structural adjustment program, as we see, was the case of the 1988 program, are the very specific and are designed in the details. और उसमें डिटेल इस हद तक होती है कि इतने मामूली सी चीज़ें जैसे टेलीफोन चार्जेस क्या होने चाहिए, डीरेगुलेशन ऑफ द बस फेयर, पाकिस्तान में बस के किरायों के बारे में बहुत सी सब्सिडी पॉलिसीज थी, उनको ख़त्म करना चाहिए। वाटर एंड सेवरेज टैरिफ क्या होना चाहिए, टैक्सेस एंड यूजर चार्जेस फॉर रोड्स, रेल एंड एविएशन तक जो से उसमें डिटेल में लिखा होता है कि आप उसमें इतने आपको लगाने चाहिए। Major issues which the 1988 program were addressed were that improve the financial internal and external balances, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को इम्प्रूव किया जाए, बजट डेफिसिट जो है उसको कम किया जाए, इंक्रीज द सेविंग रेट especially in the public sector, and then encourage the private sector investment. Key objective of the program were to reduce the overall budgetary deficit gradually to sustainable level. 4.8% of the GDP होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, 1991 तक इतना आपने रिड्यूस करना है। Contain the rate of inflation gradually reduction to the 6.5. इन्फ्लेशन रेट को डिक्रीज किया जाए, रिड्यूस द एक्सटर्नल करंट अकाउंट डेफिसिट टू अ सस्टेनेबल लेवल 2.6%, आप इसको करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करके 2.6% तक ले आए, एंड रिड्यूस द सिविलियन एक्सटर्नल डेब्ट सर्विसिंग रेशियो 22%, increase the gross official foreign exchange reserve, and contain the growth of domestic credit and money supply in line with the growth of nominal GDP. आपकी नॉमिनल जीडीपी जिस परसेंटेज से ग्रो कर रही है, आपकी मनी सप्लाई को भी उसी परसेंटेज से ग्रो करना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन जो है उसे कंट्रोल किया जा सके। सस्टेन रियल जीडीपी ग्रोथ एट अबव 5%, और रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट 5% से ज़्यादा होनी चाहिए। और इस सब के लिए 3 एरियाज वर इंट्रोड्यूस इन जिसमें आपने रिफॉर्म्स करनी है, और एरियाज के हैं फिजिकल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड द फाइनेंशियल सेक्टर। फिजिकल पॉलिसी मतलब 1988 में फिजिकल पॉलिसी में क्या है कि इट वाज एम्फेसिस पुट ऑन द रिसोर्स मोबिलाइजेशन, आप अपने टैक्स बेस और टैक्सेस को इंक्रीज करें, रिसोर्स या गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है वो कम है उसको इंक्रीज होना चाहिए। सो रेज द रेवेन्यू टू जीडीपी रेशियो फ्रॉम 17.6% to 20% in 1991, gradually impose sales tax on imports and also on domestically produced goods। आप टैक्स इंक्रीज करेंगे तो गवर्नमेंट रेवेन्यू ज़ाहिर इंक्रीज होगा, तो इसके लिए आप जनरल सेल्स टैक्स को इंक्रीज करें। Restructure the income tax system for the greater equity, increase prices and user charges और utilities for the revenue की बिजली और दूसरी जो भी consumer utilities हैं उनके charges increase किए जाएं। Take measure to strengthen the tax administration, tax administration या tax collect करने वाले जो आपके इदारा है उसको strengthen किया जाए। Reduce the growth of current expenditures, लोअर एलिमिनेट सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर के करंट एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट के आप कम करेंगे तो आपका बजट डेफिसिट कम होगा, और इसके लिए आप जो एग्रीकल्चर सेक्टर को फर्टिलाइजर या इन चीज़ों में सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट वो ख़त्म की जाए। टाइटन कंट्रोल ओवर प्रोविंशियल एक्सपेंडिचर सो दैट दे मेक एफर्ट टू जनरेट देयर ओन रेवेन्यू। जो ओवरऑल जैसा कि हमें पीछे पड़ा था कि जो फेडरल गवर्नमेंट में रेवेन्यू होते हैं उनमें से प्रोविंसेस को दिया जाता है,
तो इस प्रोग्राम में ये भी एक शर्त थी कि आप जो सूबे हैं उनका एक्सपेंडिचर जो से उनको कम दें ताकि वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करने की कोशिश करें। ट्रेड के लिए क्या था कि नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स टू बी रिप्लेस्ड बाय टैरिफ के जितने भी कोटा या किसी और शक्ल में ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको पहले तो आप चेंज करें, उनको टैरिफ की फॉर्म में लेके आए ताकि वो विजिबल हो। टैरिफ होता है टैक्स किसी भी कमोडिटी पे जब वो नेशनल बॉर्डर क्रॉस करती है। रिड्यूस द नंबर ऑफ बैंड कमोडिटीज फ्रॉम 400 टू 80 कि पाकिस्तान में सिर्फ 400 कमोडिटीज थी जिनकी इम्पोर्ट जो सी है वो बैंड थी ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो सी वो फ्लोरिश कर सके, जो 1960s में इंडस्ट्री ने किया भी। तो ये कि वो 400 कम्युनिटीज थी तो आप ऐसे सिर्फ 80 कम्युनिटीज रख सकते हैं। इसमें फिर सिर्फ वो कम्युनिटीज बची जो रिलीजन वाइज हम इम्पोर्ट नहीं करते या जिनमें डिफेंस पर्पसेस के लिए मे भी कोई और चीज़, वरना अदरवाइज तकरीबन सारी ऐसी कम्युनिटीज जो पाकिस्तान ने अपनी इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन के लिए रखी थी कि हमने नहीं इम्पोर्ट करनी, वो सब खत्म कीजिए। रिडक्शन इन द मैक्सिमम टैरिफ रेट, ये जो मैक्सिमम टैरिफ रेट है वो आपका पहला 125% है तो उसको आप 100% तक लेके आए। Increase exports, particularly higher valued exports should be increased and private sector to be permitted greater involvement in the export of rice and cotton. Private sector को involve करके rice और cotton की export को increase किया जाए. And then there is a financial sector. Remove control so that this sector plays an important role in allocating resources. Improve efficiency and profitability of banking system and tighten the prudential regulation. Strengthen the legal framework for the debt recovery and establish a credit information bureau with the State Bank and abolish the negative real interest rate on concessional credit programs. उनमें नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जो है उसको कम करने के लिए आप नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करें। Government expected to pursue cautious domestic credit policies so that inflation remain under control and monetary expansion to be kept in the line with the nominal GDP growth rate. So these were the main sectors in which these reforms were introduced, and these were the details of those reforms. What should be done for the financial sector, for the trade sector, and the major fiscal policy indicator, what these should be. It is here from, it was the 17th chapter from this book, and these were here introduction, then it is the history, and in detail the different time period loans. For example, when the Moin Qureshi, which was the former World Bank staff member who had been settled in the United States for the previous 30 years. So the enhanced structural adjustment program was prepared by his interim government and by the 30 August 1993, IMF and the World Bank staff representing both the IMF and the government of Pakistan had agreed to policy framework paper which laid the basis of more comprehensive 3-year program of 1994. इस टाइम पीरियड में सारा प्रोग्राम जो सा मोइन कुरैशी की गवर्नमेंट के अंडर बना लिया गया और जो कमिंग गवर्नमेंट थी उसने सिर्फ इस पे साइन कर रहे थे. They don't have any other option. Here is the detail of the different governments and the loans they took. And then is the implementation of the structural adjustment program in Pakistan and examination of the 1988 program. उसमें जो माइन्यूट डिटेल्स थी वो भी क्या जो हमने अभी देखी भी हैं कि बजटरी डेफिसिट को अपने कम करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, रिड्यूस द सिविलियन एक्सटर्नल डेट, और उसके अलावा जो 3 एरियाज रिकॉग्नाइज किए गए कि जिनमें आपने रिफॉर्म्स करनी है, फिजिकल पॉलिसी उसकी डिटेल्स हमने देखी, ट्रेड, and then it was the financial sector. In next week we will start was the 1988 structural adjustment program was a success or achievements and the failures. You may ask any question.